नमस्कार और स्वागत है द डीप डाइव में। आज हम एक सफर पर चलेंगे, एक ऐसी क्लासरूम में जहां हर बच्चा एक अलग ही दुनिया है। हम सब ऐसी क्लास में बैठे हैं जहां कोई एक बच्चा टीचर की बात एक बार में समझ जाता था और कोई हमारी तरह बार बार सिर खुजलाता था। किसी को गणित के सवाल सुलझाने में मजा आता था तो किसी को बस ड्राइंग की क्लास का इंतजार रहता था। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? हमारे पास शिक्षा से जुड़े कुछ बहुत ही दिलचस्प नोट्स हैं जो शायद सीटेट जैसी किसी परीक्षा की तैयारी के लिए हैं। और हमारा आज का मिशन है इन नोट्स के जरिए ये समझना कि एक क्लास में हर बच्चा अपने बगल वाले से इतना अलग क्यों है। और इस सफर के आखिर में हम एक शिक्षक के रूप में वो औजार हासिल करने की कोशिश करेंगे जिनसे इस भिन्नता को, इस डाइवर्सिटी को एक बोझ नहीं बल्कि क्लासरूम की सबसे बड़ी ताकत बनाया जा सके। तो चलिए इस पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं। बिल्कुल। और ये समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इन नोट्स का जो मूल मंत्र है वो ये है कि हर बच्चा अपने आप में खास है। वो अपनी रफ्तार, अपनी पसंद और अपने तरीके से सीखता है। व्यक्तिगत भिन्नता का मतलब सिर्फ शारीरिक बनावट या होशियारी का फर्क नहीं है। इसका दायरा बहुत बड़ा है। इसमें बच्चे की भावनाएं, उसका समाज, उसकी संस्कृति, उसकी भाषा, सब कुछ शामिल है। तो मतलब सबसे पहला और बड़ा सवाल यही है कि ये भिन्नताएं आती कहाँ से हैं? एक ही क्लास में एक ही टीचर से पढ़ने वाले बच्चों में इतना अंतर क्यों होता है? देखिए, इसे समझने के लिए दो मुख्य स्तंभ हैं जिनके बारे में इन नोट्स में बात की गई है। पहला है वंशानुक्रम, यानी हेरिडिटी, जो हमें अपने माता पिता से आनुवंशिक रूप से मिलता है, जैसे आंखों का रंग, कद काठी और कुछ हद तक बुद्धि की क्षमता भी। और दूसरा और शायद ज्यादा महत्वपूर्ण स्तंभ है पर्यावरण, यानी एनवायरनमेंट। इसमें सब कुछ आ जाता है। घर का माहौल, स्कूल का तरीका, दोस्त, समाज, संस्कृति, मतलब हमारी परवरिश और हमारे अनुभव। लेकिन क्या असल जिंदगी में इन दोनों को, वंशानुक्रम और पर्यावरण को, अलग करके देखना संभव है? मान लीजिए एक बच्चे में संगीत की प्रतिभा वंशानुक्रम से है, लेकिन उसे कभी कोई वाद्य यंत्र मिला ही नहीं या किसी ने उसे गाने के लिए प्रोत्साहित ही नहीं किया, तो क्या वह प्रतिभा कभी बाहर आएगी? मतलब ये दोनों तो एक दूसरे में इतने गुथे हुए हैं ना। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये अलग अलग नहीं बल्कि एक दूसरे से गुंथे हुए हैं। वंशानुक्रम एक बीज की तरह है, लेकिन वो बीज कितना बड़ा पेड़ बनेगा ये पूरी तरह से पर्यावरण की मिट्टी, पानी और धूप पर निर्भर करता है। ये और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है जो इन नोट्स का निचोड़ है। एक शिक्षक का बच्चे के वंशानुक्रम पर कोई नियंत्रण नहीं होता। वो जो जीन लेकर आया है वो लेकर आया है। लेकिन क्लासरूम का पर्यावरण पूरी तरह से शिक्षक के हाथ में होता है। अच्छा। यानी एक अच्छा शिक्षक बच्चे के विकास की आधी लड़ाई अकेले जीत सकता है। ये सोच ही अपने आप में बहुत शक्तिशाली है। वाह, ये तो सोचने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। इसका मतलब है कि एक शिक्षक सिर्फ एक विषय नहीं पढ़ा रहा, वो एक पूरा माहौल बना रहा है जहां बच्चे खेल सकते हैं। चलिए इस माहौल में दिखने वाली कुछ ठोस विविधताओं पर बात करते हैं। भाषा की बात करें तो वो तो क्लास में सबसे पहले और सबसे साफ सुनाई देती है। हाँ, और अक्सर इसे एक समस्या की तरह देखा जाता है। नोट्स बताते हैं कि बच्चे अलग अलग मातृभाषाओं के साथ क्लास में आते हैं। कोई हिंदी बोलता है, कोई संथाली, कोई भोजपुरी, कोई तमिल, और स्कूल की मानक भाषा अलग हो सकती है। ऐसे में जो बच्चा अपनी भाषा में सोचने और बोलने का आदी है, वो अचानक दूसरी भाषा में चुप हो सकता है। उसका आत्मविश्वास कम हो सकता है। उसे लग सकता है कि वो बाकियों से कमजोर है। ये सुनने में तो बहुत जायज लगता है, लेकिन एक आम चिंता ये भी तो होती है कि अगर बच्चे अपनी भाषा में बात करते रहेंगे तो वो मानक भाषा जैसे हिंदी या अंग्रेजी कब सीखेंगे? क्या इससे उनकी आगे की पढ़ाई में रुकावट नहीं आएगी? ये सवाल बहुत जरूरी है और अक्सर पूछा जाता है। इन नोट्स में इसका बहुत सुंदर जवाब है। यहाँ पर बहुभाषी दृष्टिकोण यानी मल्टीलिंगुअल अप्रोच अपनाने की बात कही गई है। अच्छा। इसका मतलब ये नहीं है कि मानक भाषा ना सिखाई जाए, बल्कि ये है कि बच्चे के घरेलू भाषा को एक पुल की तरह इस्तेमाल किया जाए। जब एक बच्चा अपनी भाषा में सवाल पूछने, कहानी सुनाने या जवाब देने में सहज महसूस करता है तो उसका आत्मविश्वास बना रहता है। वो सीखने की प्रक्रिया से जुड़ा रहता है। शिक्षक उसकी बात को समझकर उसे मानक भाषा में वही बात कहना सिखा सकता है। इस तरह बच्चे की पहली भाषा एक रुकावट नहीं बल्कि दूसरी भाषा सीखने का एक मजबूत आधार बन जाती है। मतलब ये एक संसाधन है, समस्या नहीं। एग्जैक्टली। भाषा की बात तो समझ में आती है क्योंकि वो तो साफ सुनाई देती है। लेकिन कुछ भिन्नताएं ऐसी भी होती हैं जो अदृश्य होती हैं, पर उनका असर शायद और भी गहरा होता है। जैसे बच्चे का सामाजिक या सामुदायिक बैकग्राउंड है ना। इन नोट्स में जाति और समुदाय का भी जिक्र है। बिल्कुल।
ये एक बहुत ही संवेदनशील लेकिन महत्वपूर्ण पहलू है। समाज में मौजूद व्यवस्थाएं, चाहे वो जाति पर आधारित हों या समुदाय पर, अनजाने में ही बच्चों के मन में असर डालती हैं। इससे कुछ बच्चों में आत्मविश्वास की कमी आ सकती है, या उन्हें महसूस हो सकता है कि उन्हें उतने मौके नहीं मिलेंगे जितने दूसरों को। यहाँ शिक्षक की भूमिका एक सजग प्रहरी की हो जाती है। उसका काम यह सुनिश्चित करना है कि क्लासरूम एक ऐसी जगह बने जहां हर बच्चे की पहचान का सम्मान हो और किसी भी तरह का भेदभाव ना हो। तो एक शिक्षक ये करेगा कैसे? ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसका एक बहुत ही कारगर तरीका इन नोट्स में सुझाया गया है। वो है सहयोगात्मक अधिगम, यानी कोऑपरेटिव लर्निंग। अच्छा। यानी बच्चों के ऐसे समूह बनाना जिनमें अलग अलग सामाजिक, भाषाई और सामुदायिक पृष्ठभूमि के बच्चे हों और वे मिलकर किसी प्रोजेक्ट पर काम करें। जब बच्चे साथ मिलकर कुछ बनाते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, तो वे सिर्फ विषय नहीं सीखते, वे एक दूसरे को इंसान के तौर पर जानते हैं, उनकी दोस्ती होती है और सामाजिक पूर्वाग्रह की दीवारें अपने आप टूटने लगती हैं। ये तो वाकई एक बेहतरीन तरीका है। और इसी से जुड़ा एक और अदृश्य पहलू है लिंग यानी जेंडर। नोट्स बताते हैं कि लैंगिक रूढ़ियां यानी जेंडर स्टीरियोटाइप्स क्लासरूम में बहुत असर डालती हैं। जैसे ये मान लेना कि लड़के गणित में अच्छे होंगे और लड़कियां कला में। और ये बहुत सूक्ष्म तरीके से होता है। जरा सोचिए, एक टीचर क्लास में एक मुश्किल गणित का सवाल पूछती है और उनकी नजर अपने आप क्लास के लड़कों की तरफ चली जाती है। हाँ, होता है ऐसा। हो सकता है ये अनजाने में हो, लेकिन लड़कियों तक ये संदेश पहुंच जाता है कि उनसे ये उम्मीद नहीं की जा रही है। बस यहीं से रूढ़िवादिता को बल मिलता है। इन नोट्स में इसे तोड़ने के लिए लैंगिक रूप से संवेदनशील शिक्षण की बात की गई है, मतलब जेंडर सेंसिटिव टीचिंग। ये सुनने में थोड़ा भारी शब्द लगता है, इसका आसान मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब है कि शिक्षक अपनी भाषा, अपने उदाहरणों और अपनी गतिविधियों में इस बात को लेकर सतर्क रहे कि वो लड़के और लड़कियों में कोई भेदभाव तो नहीं कर रहा। क्या कहानियों में हमेशा लड़के ही बहादुर होते हैं और लड़कियां मदद का इंतजार करती हैं? क्या मुश्किल काम हमेशा लड़कों को दिए जाते हैं और सजावट का काम लड़कियों को? जब एक शिक्षक इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान देता है, तो वो एक ऐसा माहौल बनाता है जहां लड़के और लड़कियां दोनों अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल करने के लिए आजाद महसूस करते हैं। इसी को हम जेंडर सेंसिटिव टीचिंग कहते हैं। बिल्कुल सही। और इसी तरह सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता भी है। हर बच्चा अपने साथ अपने त्योहार, अपनी कहानियां, अपने मूल्य लेकर आता है। हाँ, और ये विविधता क्लासरूम को बहुत रंगीन बना सकती है। शिक्षक की भूमिका यहाँ एक सेतु बनाने की है। इसके लिए एक समावेशी पाठ्यक्रम, मतलब इंक्लूसिव करिकुलम तैयार करना जरूरी है। यानी ऐसा पाठ्यक्रम जिसमें सिर्फ एक संस्कृति की नहीं बल्कि अलग अलग संस्कृतियों की कहानियां, कविताएं और नायक शामिल हों। जब कोई बच्चा अपनी संस्कृति से जुड़ी कोई कहानी अपनी किताब में पढ़ता है, तो उसे लगता है कि हाँ, ये स्कूल मेरा भी है। सही बात है। और जहां तक धार्मिक मान्यताओं का सवाल है, शिक्षक को एक धर्मनिरपेक्ष रवैया, एक सेक्युलर एटीट्यूड अपनाना चाहिए। इसका मतलब किसी धर्म का विरोध करना नहीं, बल्कि सभी मान्यताओं का आदर करना और क्लास को एक ऐसा सुरक्षित स्थान बनाना है जहां इन भिन्नताओं का सम्मान हो। हमें भिन्नताओं के कारणों और उनके अलग अलग रूपों को समझा। लेकिन अगर हम इन सब बातों को एक साथ रखें, तो एक स्कूल या पूरी शिक्षा प्रणाली के लिए इसका क्या मतलब है? इन सिद्धांतों के आधार पर एक आदर्श क्लासरूम की तस्वीर बनाएं, तो वो दिखेगी कैसी? मतलब एक बच्चा उस क्लास में आकर क्या महसूस करेगा? बहुत अच्छा सवाल है। इन नोट्स में एनसीईआरटी के दृष्टिकोण से 4 महत्वपूर्ण सिद्धांत बताए गए हैं जो इस आदर्श क्लासरूम की नींव हैं। इन्हें एक लिस्ट की तरह देखने के बजाय एक इमारत के 4 खंभों की तरह देखना चाहिए। ओके। पहला खंभा है समावेशी शिक्षा, यानी इंक्लूसिव एजुकेशन। इसका सीधा सा मतलब है स्कूल का दरवाजा हर बच्चे के लिए खुला है, वाह। चाहे उसकी जाति, धर्म, भाषा कुछ भी हो, चाहे उसे कोई शारीरिक या मानसिक चुनौती हो। शिक्षा सबका हक है, यानी सब पढ़ें सब बढ़ें वाला विचार। बिल्कुल। दूसरा खंभा है बाल केंद्रित शिक्षण, चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी। इसे ऐसे समझिए, एक दर्जी पहले आपका नाप लेता है, फिर सूट सिलता है। उस सबको एक ही साइज का सूट नहीं बेचता। हाँ। बाल केंद्रित शिक्षण भी यही है। टीचर पहले बच्चे की जरूरतों, उसकी रुचियों और उसके सीखने के तरीके को समझता है और फिर अपने पढ़ाने का तरीका उसके हिसाब से तय करता है। यहां बच्चा केंद्र में है, पाठ्यक्रम या शिक्षक नहीं। और तीसरा सिद्धांत है समानता व समान अवसर, इक्वालिटी एंड इक्विटी। इसमें एक बहुत दिलचस्प लाइन है, सेम रिस्पेक्ट बट डिफरेंशिएटेड सपोर्ट। यानी सम्मान सबके लिए बराबर, लेकिन जरूरत के हिसाब से सहायता अलग अलग हो सकती है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है,
इक्वालिटी और इक्विटी में क्या फर्क है? ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। इक्वालिटी यानी समानता का मतलब है सबको एक जैसा देना। मान लीजिए क्लास में 3 बच्चे हैं, एक लंबा, एक औसत कद का और एक छोटा, और दीवार के पार मैच चल रहा है। समानता के नाम पर आपने तीनों को 1-1 फुट का स्टूल दे दिया। ठीक है। लंबे वाले को उसकी जरूरत नहीं थी, औसत वाले को थोड़ा फायदा हुआ, और छोटा बच्चा अब भी कुछ नहीं देख पा रहा। यह है इक्वालिटी। अच्छा। तो शायद स्टूल की जरूरत ही नहीं है। हाँ, अब तीनों मैच देख पा रहे हैं। एग्जैक्टली। क्लासरूम में इसका मतलब है कि जिस बच्चे को ज्यादा मदद की जरूरत है, शिक्षक उसे अतिरिक्त समय और सहायता दे, ताकि वो भी बाकी बच्चों के बराबर आ सके। ये तो बहुत ही शानदार उदाहरण है। अब ये फर्क हमेशा याद रहेगा। और चौथा खंबा? चौथा और आखिरी खंबा है एक लोकतांत्रिक कक्षा यानी डेमोक्रेटिक क्लासरूम का निर्माण। ये एक ऐसी क्लास है जहां सिर्फ टीचर का हुक्म नहीं चलता। यहाँ हर बच्चे को अपनी बात कहने, सवाल पूछने और चर्चा में भाग लेने की पूरी आजादी है, जहां बच्चों के विचारों को सुना जाता है और उनका सम्मान होता है। जैसे अगर क्लास में यह तय हो रहा है कि अगला प्रोजेक्ट किस विषय पर होगा, तो ये सिर्फ टीचर का फैसला नहीं होगा, बच्चों से भी राय ली जाएगी, वोटिंग हो सकती है। ये है एक लोकतांत्रिक क्लासरूम जहां बच्चे सिर्फ सीखते नहीं बल्कि निर्णय लेने में भागीदार भी बनते हैं। तो अंत में अगर एक शिक्षक के लिए इन सभी बातों का सार निकालना हो, तो उनके लिए मुख्य बिंदु क्या होंगे? अपने क्लास में वो रोज इन बातों को कैसे लागू कर सकते हैं? अगर इन नोट से एक शिक्षक के लिए एक टूल किट बनानी हो, तो उसमें 5 मुख्य औजार होंगे। पहला, अपने विद्यार्थियों को जानें, उनकी पृष्ठभूमि, उनकी भाषा, उनकी रुचियों को समझने की कोशिश करें। दूसरा, अपने क्लास को बहुभाषी बनाएं, बच्चों की भाषाओं का स्वागत करें। तीसरा, अपने अंदर के पूर्वाग्रहों को पहचानें और उनसे बचें, चाहे वो लिंग, जाति या किसी और चीज को लेकर हों। चौथा, प्रतियोगिता की जगह सहयोग को बढ़ावा दें, बच्चों को मिलकर काम करना सिखाएं। और पांचवा और सबसे जरूरी औजार, एक सुरक्षित और सम्मानजनक माहौल बनाएं। एक ऐसी क्लास जहां हर बच्चा बिना किसी डर के सवाल पूछ सके, गलतियां कर सके और खुद को अभिव्यक्त कर सके। और याद रखने वाली सबसे बड़ी बात यह है, जो इन नोट्स में बार बार उभर कर आती है, कि यह विविधता कोई बाधा या चुनौती नहीं है। नहीं है। ये एक खजाना है। जब एक क्लास में अलग अलग तरह के बच्चे होते हैं, तो वे एक दूसरे से भी उतना ही सीखते हैं जितना टीचर से। तो आज की इस चर्चा का सार ये है कि व्यक्तिगत भिन्नताएं उतनी ही स्वाभाविक हैं जितना हमारा सांस लेना। जी। ये सार्वभौमिक है। और एक प्रभावी शिक्षक वो जादूगर नहीं है जो सब बच्चों को एक जैसा बना दे, बल्कि वो माली है जो हर पौधे की जरूरत को समझकर उसे उसकी तरह से खिलने में मदद करता है। इन नोट्स में CTET परीक्षा के लिए दी गई एक लाइन की परिभाषा इस पूरी बातचीत को बहुत खूबसूरती से समेटती है। व्यक्तिगत भिन्नताएं वो अंतर हैं जो जैविक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं भाषाई विविधताओं के कारण उत्पन्न होते हैं और जिनके लिए समावेशी व बाल केंद्रित शिक्षण आवश्यक है। और जाते जाते सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। इन नोट्स में ये तो बहुत अच्छे से बताया गया है कि शिक्षक को विविधता का प्रबंधन कैसे करना चाहिए, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब एक शिक्षक सफलतापूर्वक ऐसा करता है, तो वो केवल इतिहास या विज्ञान का पाठ्यक्रम ही नहीं पढ़ा रहा होता, वो अनजाने में बच्चों को एक बहुत बड़ा जीवन का पाठ पढ़ा रहा होता है कि एक विविध समाज में एक दूसरे के अंतरों का सम्मान करते हुए एक साथ कैसे रहा जाता है। और यह सीख किताबी ज्ञान से कई ज्यादा बड़ी और महत्वपूर्ण है।